हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे घटना चक्र जो हम लोगों ने सामान्य अध्ययन का सीरीज स्टार्ट कर रखा है जीएस पॉइंटर से। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो नंबर 9। इससे पहले 8 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आधुनिक भारत के क्रम में टोटल जो है वो 10 वीडियो आएगा। 10 वीडियो में टोटल आधुनिक भारत जीएस पॉइंटर का ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले यह जो है वो रिवीजन वीडियो है। इससे पहले अगर आप लोग आधुनिक भारत का एमसीक्यू वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, वह जो है उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को अवेलेबल करवाया गया है। उसके बाद इसको देखिए, तब यह वीडियो जो है वो आप लोगों को काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, फिर कैबिनेट मिशन योजना, और इसी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आधुनिक भारत के इतिहास का है, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, गवर्नर जनरल वायसराय, पत्रिकाएं पुस्तकें उनके लेखक, 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब सारे जितने भी टॉपिक सिलसिलेवार ढंग से जितने आते गए हैं वो सारे मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाता चला गया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो कटक में हुआ था। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। कह रहा आईएनए जो है वो दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की थी। तो आईएनए जो है वो मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आगे कह रहा है कि आईएनए जो है वो मानसिक पुत्र था। तो आईएनए जो है वो ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईबीची फुजीवारा का मानसिक पुत्र था। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना हुई। तो आईएनए की स्थापना जो है वो 1942 में हुआ था। कह रहा आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा जो है वो 21 अक्टूबर 1943 को किया था। कह रहा वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो यह जो है वो तत्कालीन मलय में आज़ाद हिंद फौज जो है वो अस्तित्व में आई थी। आगे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग जो है वो दिया था। कह रहा आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो है वो रंगून में स्थित था। आगे है रशीद अली शाहनवाज, पी के सहगल तथा बीसी दत्त में से वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज आईएनए से नहीं जुड़ा था। यह बात कर रहा है बीसी दत्त की। आगे है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन जो है वो सुभाष चंद्र बोस का है। कह रहा वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तथा आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। यह बात कर रहा है सीलभद्र याजी की। कह रहा द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। कह रहा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। आगे है जय हिंद नारा दिया था। तो जय हिंद जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। फिर है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। आगे है आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है वो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। फिर है आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो वह कौन था? उसका नाम था राशिद अली। नेक्स्ट है कि गुरु दयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो किसने सामना नहीं किया था? मोहन सिंह ने सामना नहीं किया था। कह रहा वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किला के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता जो है वो भूलाभाई देसाई के द्वारा किया गया था। कह रहा आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा जो है वो लाल किला दिल्ली से चलाया गया था। आगे है कि वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी जो है वो भूलाभाई देसाई
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू में से नहीं किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। फिर कह रहा है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं हैं। तो 1945 की प्रमुख घटनाएं हैं बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। आगे है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में कौन सक्षम हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है वो सर पी लॉरेंस के द्वारा, पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है वो किया गया था। कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में भारत आया था। तो 1946 में भारत कौन आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। कह रहा भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया था? तो भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट मिशन ने किया था। कह रहा है वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन जो है वो 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी में से इनका सदस्य कौन नहीं था? तो लॉर्ड एमरी नहीं था, बाद बाकी सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। आगे है कि इसका प्रस्ताव जो है वो मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलाकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। तो यह जो है वो कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति जो है वो सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना में कहीं भी पाकिस्तान की स्वीकृति का जिक्र नहीं था, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना जो था वो भारत को विभाजन मुक्त रखने की कोशिश कर रहा था। कह रहा है कि वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें बार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। यह है बात कर रहा है कैबिनेट मिशन 1946 की। कह रहा है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है। तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश किया था। आगे कह रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। यह बिल्कुल सही है। कह रहा 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो ये भी सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। कह रहा है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे महात्मा गांधी। कह रहा वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी। तो वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से लेकर 1900। आगे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर है संविधान सभा 1946। कह रहा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1936 में प्रस्तुत किया था। कह रहा है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। तो इसका गठन जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो कितने जनसंख्या पर? तो 10 लाख व्यक्ति के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने के लिए कहा गया था। कह रहा संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कह रहा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा सही कथन है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। यह बिल्कुल सही है। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। कह रहा ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद किसने संभाला था? तो यह संभाले थे जीवी मावलंकर ने। आगे है अंतरिम सरकार का गठन 1946।
कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है वो सितंबर 1946 में हुआ था। कह रहा वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अंतरिम सरकार में खाद्य तथा कृषि विभाग था। कह रहा अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखते थे? तो रेल मंत्रालय का कार्य जो है वो आसफ अली को दिया गया था, रेल मंत्री। कह रहा है जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया था वो कौन था? तो लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त विभाग दिया गया था। कह रहा जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर तथा बी.आर. अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो अंतरिम सरकार के सदस्य कौन नहीं थे? बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो मंत्री कौन नहीं थे? लियाकत अली खान मंत्री नहीं थे और अबुल कलाम आज़ाद भी मंत्री नहीं थे। बाद बाकी जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। कह रहा नोट 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली को बाद सहित सभी सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 में सरकार में मंत्री बनाया गया था। कह रहा वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। तो मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार जो है वो बंगाल में बनाई थी। आगे कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु तिथि सुनिश्चित की थी। तो मुस्लिम लीग जो है वो सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। आगे है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? तो यूके में लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। कह रहा है भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली जो था वो भारत के स्वतंत्र के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ो की घोषणा की थी। तो कब किया था? फरवरी 1947 में इसने घोषणा किया था कि जून 1948 तक भारत छोड़ने के लिए। कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ वायसराय के रूप में भारत आए थे। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना। तो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना माउंटबेटन योजना। कह रहा माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो माउंटबेटन योजना जो है वो देश के विभाजन की और सत्ता के हस्तांतरण की जो है वो आधार बनी थी। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पारित किया गया था। कह रहा भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। तो माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुआ था 3 जून 1947 को। फिर कथन और कारण दिया गया है। कह रहा अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। यह जो है वो बिल्कुल सही है। और कह रहा अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये भी सही है। और कह रहा है कि ए और आर यहाँ पे दोनों सही है, किंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, यह गलत है। कह रहा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, ये जो है वो सही है। यहाँ पे ए गलत है और आर जो है वो सही है। आगे कह रहा है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो है वो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ था। फिर कह रहा है कि भारत के विभाजन का वॉल्कन प्लान जो है वो उपज था। तो यह जो है वो वॉल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। फिर कह रहा है वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, यह बिल्कुल सही है। वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये गलत है। यहाँ पे ए सही है और आर जो है वो गलत है। कह रहा है भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। कह रहा है रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। तो रेडक्लिफ समिति जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। कह रहा भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता जो है वो रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था।
कह रहा भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो है वो समाप्त हो गया था। कह रहा 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। कह रहा नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी तथा अबुल कलाम आज़ाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन जो है वो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कह रहा है कि वर्ष 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में किसने लिया था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। कह रहा है वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। फिर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 और 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किसने किया था? तो भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कह रहा 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में सत्याग्रहण किसने, अंतरिम संसद के रूप में सत्याग्रहण की थी किसने? संविधान सभा ने। फिर है आगे कि 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तां हमारा तथा जन गण मन किसके द्वारा गाया गया था? तो यह जो है वो MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। कह रहा पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। तो गवर्नर जनरल जो है वो पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया था। कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। फिर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था C राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो भी आपका आंसर हो जाएगा C राजगोपालाचारी। कह रहा भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कह रहा बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम कौन है? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर S राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर VV गिरी। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। कह रहा भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय कौन थे? JB कृपलानी। आगे है कि माउंटबेटन योजना जून 1947 ने लोक निर्यात संस्तुति की थी। तो किसके? सिंध बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की। कह रहा 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 15 अगस्त 1947 को कौन थे कांग्रेस का अध्यक्ष? JB कृपलानी। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। कह रहा अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। तो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे महात्मा गांधी। कह रहा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस जो है वो इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है R कॉपलैंड का। कह रहा है ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो भारत का एकीकरण था। किसने कहा था? तो यह जो है वो KM पनीकर ने कहा था। फिर है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज सस्टम। आगे है भारत का संवैधानिक विकास। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में पारित किया गया। कह रहा प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान जो है वो किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही किया गया था। कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। तो बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना जो है वो 1774 में किया गया था। फिर कह रहा भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। फिर है कि भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 1776 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, 1786 है, कह रहा है अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो यह भी 1786 के एक्ट के द्वारा। फिर कह रहा है 1793 ईस्वी में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? तो यह था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संक्रेडित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। फिर कह रहा है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है वो 1813 ईस्वी में समाप्त किया गया था। फिर है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो यह तो था 1813 के चार्टर अधिनियम से ही। कह रहा चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान दिया गया था। फिर कह रहा है चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से एक नहीं था। तो कौन नहीं था 1833 में? गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति जो था वो चार्टर एक्ट 1833 में इसका प्रावधान जो था वो नहीं था। आगे कह रहा है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति की गई थी। तो यह जो है वो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो यह जो है वो सिद्धांत इसको स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। कह रहा है पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। तो यह जो है वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार अंतरिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा आयोजित कराने हेतु सहमत कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। फिर कह रहा है सही सुमेलित है। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो 1784 के अधिनियम के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, और गवर्नर जनरल में परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है वो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। कह रहा है कि भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कह रहा है कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तो यह जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर कह रहा है कि शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो कब? ये एक्ट ऑफ 1858 के तहत। फिर है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। तो यह 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत। कह रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो अभी हम लोगों ने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था कब? ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। आगे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था। फिर कह रहा है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कब किया गया था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह होता है और उसके बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। आगे कह रहा है सही कथन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व जो है वो ग्रहण किया। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा प्रदान की गई है। फिर कह रहा है अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्य चलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार की ओर बल प्रदान किया गया। यह जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत।
कह रहा है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा प्रदान किया गया। फिर कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1892 ईस्वी में किया। कह रहा है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाए गए थे। तो 1835 में, 1867, 1878 और 1908 इसमें जो है वो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के एक्ट जो है वो लाए गए थे। आगे कह रहा है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तो 1861 ईस्वी में हुई थी। फिर कह रहा है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट तथा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? तो सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जिस अधिनियम के द्वारा की गई थी वो है तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। कह रहा है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेगू घोषणा के नाम से। आगे है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो यह जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। आगे है कि द्वैत शासक का जनक माना जाता है। तो द्वैत शासक का जनक जो है वो सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। फिर कह रहा है 1919 में जब मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 1919 में कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। कह रहा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। तो यह जो है वो 1919 में लागू किया गया था द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में। आगे है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। तो यह जो है वो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन करता है। कह रहा है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो संबंधित था। तो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो संवैधानिक सुधार से संबंधित था। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को परिभाषित किया था। फिर कह रहा है द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। तो द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट जो है वो 1919 में आया था। फिर कह रहा है भारत सरकार अधिनियम के बारे में सत्य कथन है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ तथा मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं जो है वो एकात्मक और केंद्रीय हो रही थी। ये गलत है। कह रहा है सत्ता का एक बड़ा भाग जो है वो प्रांतों को प्रायोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। आगे है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन था। ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। कह रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ। तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 से। फिर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित था एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना। फिर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। फिर कह रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी। तो इसका विशेषताएं थी गर्भनिर प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और गवर्नरों को विधायकी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। फिर कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था और साथ ही साथ केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध किया गया था। कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। लगभग 60% जो हमारे संविधान का भाग है वो एज इट इज या फिर कुछ उसमें ऐड कर यहीं से लिया गया है।
कह रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ के रूप में एक व्यष्टिक युक्त नहीं है। तो यह जो है वो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन। आगे कह रहा है कि 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। तो अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। कह रहा 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। कह रहा वह अधिनियम जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कह रहा केंद्रीय विधानसभा के वो निर्वाचन जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए, तो 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945। याद रखिएगा 1937 में जो हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। तो गुलामी का अधिकार पत्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। फिर कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया था। तो यह जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसको समाहित किया गया था। कह रहा है कि यह कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया था। यह किसने कहा था, तो उसको लिखने वाले ने ही कहा होगा, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही कहा है। आगे है कि सही सुमेलित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। द्वैत शासन का प्रारंभ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। प्रांतों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, तो यह जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई हैं। कह रहा है भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, तो यह भारत परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया। तो यह देखिए हमारा जो घटना चक्र GS पॉइंटर का जो सीरीज चल रहा है उसमें यह जो था वो 9वां वीडियो था। एक वीडियो और आएगा, 10वां वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी विविध क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आप लोगों को चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।